हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स जो है ये हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आज पहली क्लास में मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक कराऊंगा। डिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, वो हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबने करना है हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के ये जितने भी इसकी जो थ्योरी थी उसके जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपने मैंने कहीं पर पढ़ा है, एक एमसीक्यू में ये था कि जो हाइगन्स था उसने लाइट को क्या माना था, क्योंकि तब लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं माना जाता था। तो इसने लाइट वेव को कौन से टाइप की ये वेव समझता था हाइगन्स। तो उसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझता था ये लाइट को। ठीक है ना। मूविंग इन ईदर मीडियम। ये एक उस टाइम हाइपोथेटिकल मीडियम कंसिडर किया जाता था जिसमें लाइट जो है वो मूव करती है। ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखना है। ठीक है। तो इसकी जो वेव थ्योरी है उसके जो जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जो सारे पॉइंट्स हैं कि भी पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बनता है, फिर वो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करता है। ठीक है। फिर सेकेंडरी वेवलेट से आप एनवेलप बनाते हो तो वो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन पता लगती है। वो सब चीजें जो है आपने करके जानी है। ठीक है। दूसरी चीज, ये देखिए, ये हमने प्री बोर्ड में भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने ये नहीं किया कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। एक सेट में मैंने रिफ्रैक्शन डाला था, एक में मैंने रिफ्लेक्शन डाला था। ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रूव करना बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, ये नहीं आपने किया। अब देखिए, अब आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो कि कौन सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही छोड़ के चले जाओगे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो बड़ी जरूरी है, ये करनी ही करनी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिफ्रैक्शन वाली भी और रिफ्लेक्शन वाली भी। ठीक है। तो ये काम मैंने अब आपको दिया है, ये दोनों चीजें, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन और हाइगन्स की जो थ्योरी है उसके जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो आपने करने हैं। वो आपका काम है। ठीक है। अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ आज। मैं कराने जा रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। कि जब एक प्लेन वेव फ्रंट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा, या किसी कन्वेक्स लेंस पे, कनकेव लेंस पे, कनकेव मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो उसके साथ क्या होगा। वो क्वेश्चन मैं आप आज आपके साथ सबसे पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जरा। तो इसमें क्या है कि देखिए, जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है ना, और आगे हमने ये प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ये एक ऐसे ही हमारे पास ये एक प्रिज्म है। ठीक है। और इस प्रिज्म के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट हुआ है। अब वेव फ्रंट से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है किसकी, रे की। ठीक है। तो ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे ये रे जो है प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब प्रिज्म में देखिए, यहाँ से एक ये थोड़ा ये पिरामिड वाली शेप होगी ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे आगे विड्थ और ज्यादा है। तो जब ये रेज निकलेंगी तो जो रे यहां से निकलेगी फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रिज्म, उसको ग्लास के अंदर बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और ग्लास के अंदर जाकर स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो जो रे यहां से निकलेगी उसको उसको ग्लास के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन जो रे यहां से निकल रही होगी उसको ग्लास के अंदर देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो जैसे ग्लास के अंदर से कोई रे निकलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली रे है, ये थोड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि इसने कम डिस्टेंस ग्लास के अंदर ट्रेवल किया था, और इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो ये वाली रे पीछे रह जाएगी। तो अब जो इनका वेव फ्रंट है, तो ये वेव वेव फ्रंट देखिए, ये थोड़ा ऐसे नहीं हो जाएगा, थोड़ा इंक्लाइंड नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको देखो बना के दिखा रखा है, ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा ना।
क्योंकि ये जो यहाँ से रे निकल रही है ये तो फास्ट ट्रेवल कर जाएगी, क्योंकि रीजन क्या है कि ग्लास के अंदर उसको कम टाइम स्पेंड करना पड़ा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे बॉटम में जो रे है इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट होगा, क्वेश्चन यही आएगा, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बनाकर आगे प्रिज्म होगा। ठीक है, आपको उसका आंसर देना है ऐसे, कि ये ऐसे आ जाएगी, अब इंक्लाइंड हो जाएगा ये थोड़ा। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर ये आपको एक कन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, अब अगर एक कन्वेक्स लेंस के ऊपर ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, वही वही चीज हम यहाँ पे लगा के देखें। देखो अब ये कन्वेक्स लेंस है ना, अब कन्वेक्स लेंस देखिए, यहां से ऊपर से थिन है, और ये मिडल में से क्या है, यहां से थिक है, यहां से फिर क्या है, यहां से थिन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर, यहां से जो रे यहां से जा रही है उसको तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है लेंस के अंदर, ग्लास के अंदर। यहां पर से जो रे जा रही है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ग्लास के अंदर। यानी ये वाली रे पीछे रह जाएगी, ये वाली रे आगे चली जाएगी, यहाँ वाली जो रे है ये आगे चली जाएगी इससे। सिमिलरली यहाँ वाली रे भी देखिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया। तो जितनी ये रे आगे गई उतनी ही ये रे, ये भी, ये वाली रे भी उतनी ही आगे गई। ठीक है, और ये अगर मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, तो ये रे, ये टॉप वाली रे से तो थोड़ा पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉप वाली जो रे है इसको सबसे कम डिस्टेंस ग्लास के अंदर ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसको मिडल वाली को करना पड़ रहा है। और ये वाली जो रे है ये इनके बीच की रे है। ठीक है ना, तो ये ना तो इतनी आगे जा पाएगी, ना ये इतनी पीछे रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगी। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, जैसे ये पॉइंट है वैसे यहाँ पे भी पॉइंट है। तो ये वाली रे जो है, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ये भी ट्रेवल कर जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, तो वेव वेव फ्रंट देख रहे हो आप, कैसे वेव फ्रंट बनेगा? ठीक है, सबको समझ में आया ये वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ये वेव फ्रंट कुछ ऐसे बन गया है, देखिए ऐसे। ऐसे ये वेव फ्रंट आपके सामने, ऐसे ये वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक पेन पे, इलेक्ट्रॉनिक पैड पे लिखना जो, और पेन से लिखना ना थोड़ा टफ है, तो आप तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सफेरिकल बना के दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसीलिए ये सब कुछ मैंने पहले बनाया रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेन उतनी अच्छे तरीके से ड्राइंग हो नहीं पाती है। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, ये है हमारे सामने कनकेव लेंस। अब यहाँ पर इससे उल्टा है, यहाँ पे ये मिडल से ये थिन है, और यहाँ पर ये क्या है, थिक है। यहाँ से भी थिक है। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम में उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जो मिडल वाला पॉइंट है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा आगे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट पीछे रह जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी पीछे रह जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों के बीच के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये, तो मिडल वाला सबसे आगे चला गया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे वेव फ्रंट, ऐसे ऐसा वेव फ्रंट बनाकर आपने दिखाना है। ठीक है जी, अब चलते हैं। ये हमारे सामने आ गया है एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स मिरर कैसे करेगा। ये कन्वेक्स मिरर है। अगर वैसे भी अगर आप देखो, अगर कन्वेक्स मिरर पर ऐसे पैरेलल रेस इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये ऐसे भेज देता है उनको। ठीक है, तो अब जो वेव फ्रंट होगा वो इन रेस से आपने, वेव फ्रंट क्या होगा, वेव फ्रंट इन रेस से हमने परपेंडिकुलर बनाना होता है। तो ये ऑब्वियसली फिर ये ऐसा ही वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। किस केस में बनेगा? जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कनकेव मिरर के केस में देखते हैं क्या होगा। तो देखिए कनकेव मिरर है।
अब ये कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर में अगर हम ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएं, तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराने का मतलब क्या है कि आपने पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई है। अब आपको पता है कि वो पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अब रे से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये हम ये वाली रे देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट की डायरेक्शन है, वो वेव फ्रंट की डायरेक्शन है। तो ये कैसी बनेगी डायरेक्शन, देखिए जरा, कैसा बनेगा वेव फ्रंट, ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपने, ये सब केसेस जो है वो आपने याद कर लेने, ठीक है। मैं लेक्चर थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ, आपको जो भी डायग्राम बनाना है स्क्रीन को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप बनाइए, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हाइगन्स की थ्योरी, उससे रिफ्रैक्शन प्रूव करना, उससे रिफ्लेक्शन प्रूव करना, और ये वाली जो चीज है, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपने करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अब आप आपने मेहनत करनी है, ये सब जो भी मैं करवा रहा हूँ ये आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कल कुछ बच्चों ने बनाए हैं, कुछ ने नहीं बनाए हैं। अब मेडिकल का सेक्शन खास तौर पे किसी भी बच्चे ने कोई भी नोट्स शेयर नहीं किए, ठीक है। तो आई होप आज आप करोगे। चलिए अब हम आ जाते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। यहाँ पे देखिए, ये दो, हमारे पास दो स्लिट्स हैं। ये देखिए दो स्लिट्स हमें दे रखी हैं। ये देखिए ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट है S2। तो ये स्लिट S1 दे रखी है और ये स्लिट S2 है। ये S1 स्लिट है और ये हमारे पास S2 स्लिट है। S1 स्लिट की जो विड्थ है वो W1 से डिनोट करी है मैंने। S2 स्लिट की जो विड्थ है वो W2 से डिनोट करी है। जो S1 स्लिट है उससे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मैंने I1 से डिनोट किया है। S2 स्लिट से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को हमने I2 से डिनोट किया है। दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने स्मॉल डी रखा है। और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल डी रखा है। पहली स्लिट से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और जो दूसरी स्लिट से जो वेव जा रही है उसकी इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए और बी, ए और बी क्या है, ए और बी है इन दोनों का एम्पलीट्यूड, और इनके बीच में फाई का है फेस डिफरेंस, ठीक है। तो जो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इन दोनों स्लिट से मिलने वाली जो वेव होगी उसकी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये मैं सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलाज नोट करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज याद करने एक एक बच्चे ने अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हो, ठीक है। साथ की साथ आप सारे ये नोट करोगे, ठीक है। अब देखिए जरा, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, मतलब जो यहाँ से ये S1 स्लिट से जो वेव जा रही है और S2 स्लिट से जो वेव जा रही है वो स्क्रीन पर कहीं पर भी जब वो इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड की ये इक्वेशन है। फटाफट लिख लीजिए, आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और ये उसका फॉर्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 AB cos 5, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी,
जब ये दोनों से, जहां इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर जब लाइट मिलेगी तो उस रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा अपने आप? क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, इसमें आप स्केयर कर दो दोनों साइड, तो ये होगा आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, अब आर स्केयर की जगह मैं, आर है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड से अगर मैंने इंटेंसिटी की तरफ आना है, ठीक है, तो एक साइड का स्केयर जो है वो ना, यहाँ पे जो स्केयर है, यहाँ पे जो स्केयर है, तो इस साइड का स्केयर है लेकिन दूसरी साइड पर स्केयर नहीं लगेगा, दूसरी साइड पे इंटेंसिटी को सिर्फ आपने ऐसे ही लिखना है। तो एम्पलीट्यूड का स्केयर है ना, तो आर का स्केयर किसके बराबर होगा? वो होगा आई आर के। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्केयर किसके बराबर होगा? ए का स्केयर, ए का स्केयर बराबर होगा I1 के। ठीक है, और बी का स्केयर डिपेंडेंट होगा I2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्केयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे जो स्केयर है, स्क्वायर की जगह, एम्पलीट्यूड के स्केयर की जगह तो हम लिखते थे इंटेंसिटी, और अकेले एम्पलीट्यूड की जगह हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक, ये देखिए, इस ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा? रूट I1। बी की जगह क्या लिख दूंगा? रूट I2 कॉस फाइव। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला हो गया अब आपके पास। चलिए, अब है कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। जहां जहां पर भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहां पर फाई की वैल्यू होनी चाहिए +1। ठीक है, और फाई के लिए इन जनरल रिलेशन याद करना है आपने कि कौन कौन से एंगल पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। डार्क के लिए कॉस फाई इज इक्वल टू -1, या इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा? 2n-1 पाई। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब अगर ये पहला जो स्लिट है उसकी विड्थ है W1, यहां से जो वेव जा रही थी उसका एम्पलीट्यूड है A, इंटेंसिटी है I1, यहां पर ये हो गया W2, विड्थ, सेकंड स्लिट की विड्थ होगी W2, इंटेंसिटी है I2, और यहां से जो वेव जा रही है उसका एम्पलीट्यूड है B। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी आपने याद कर लेना है, ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, I1/I2 इज इक्वल टू W1/W2 इज इक्वल टू A स्केयर अपॉन में B स्केयर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना है हमने। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ये सारे आपने कॉपी में लिखने ने, याद करने हैं अच्छे से। चलिए, अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू +1 होती है, तो अगर यहाँ पे मैंने +1 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए, √I1 प्लस √I2 का होल स्केयर, √I1 प्लस √I2 का होल स्केयर। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? वहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और इसको मैं 4I भी लिख सकता हूँ। 4I कैसे लिख सकता हूँ? अगर I1 और I2 बराबर होंगे, तो अगर I1 और I2 बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? I1 और I2 बराबर हो गए, और दोनों को मैंने, I1 और I2 बराबर है और दोनों को मैंने I से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? I से। तो ये हो जाएगा √I प्लस √I का होल स्केयर, या फिर 2 √I का होल स्केयर, तो ये 4I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? 4I की।
ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी किसके बराबर है? मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देखिए, ये मैंने लिखा नहीं। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। कॉस फाई की जैसे लिखा है ना, एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस फाई +1, वैसे ही आप क्या लिखोगे? एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखिए लिखिए, क्या लिखेंगे? एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाइव इज इक्वल टू -1। सब बच्चे लिखो, एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाइव इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो हम जैसे -1 लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, वहां पर मैं क्या बनाऊंगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर I1 और I2 बराबर हुए, ठीक है, अगर बराबर हुए फिर तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली आर मैक्स और आर मिन, मतलब कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पर दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे। ठीक है, कैसे ऐड होंगे ये देखो जरा। देखिए यहाँ पे ये है ना फॉर्मूला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाइव। ठीक है, देखिए जरा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाइव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे के लिए cos फाइव की वैल्यू +1। अगर cos फाइव की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab का अंडर रूट, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और वो किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी के। ठीक है। सिमिलरली मिनिमम के लिए ये आ जाएगा a माइनस बी, क्योंकि cos फाइव की वैल्यू आप -1 पुट करोगे, तो यहाँ पे +2ab है, वो -2ab हो जाएगा। ठीक है। अगली चीज जो हमने देखनी है वो है ग्राफ। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i है और मिनिमम इंटेंसिटी क्या आई है? 0। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i और मिनिमम इंटेंसिटी आई है 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट आप यहां से देख सकते हो, एन की वैल्यू को पुट करो, एन की वैल्यू को पुट करो 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया, एन की जगह 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो 2 पाई आया, 2 पुट किया तो 4 पाई आया। ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप सिमिलरली आप 0, 1, 2, 3 पुट करके देखेंगे, तो आपके पास में मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने देखना है, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इस तरफ लिखा मैंने इंटेंसिटी, और इस तरफ लिखा मैंने फेस डिफरेंस। ठीक है, तो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई लिखा, 0, पाई, 2 पाई और 3 पाई लिखा। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां जहां पर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, तो सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और ये पाई के जो इवन मल्टीपल्स होंगे ना, वो वहां पे जैसे 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, यहां पर सारी जगह पर क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी पाई के जो ऑड मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, और ये लाइन मैंने ये जो डॉटेड लाइन है, ये 4i को डिनोट कर रही है, क्योंकि 4i मैक्सिमम इंटेंसिटी है और 0 जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी है। तो ऐसे आपका ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ भी सब बच्चों ने बना लेना है। ठीक है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है, इंटेंसिटी और फेस डिफरेंस के बीच का ये ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपने बनाना है। चलिए अगली चीज देखते हैं। हाँ जी, अब अगली चीज है, हमको ऐसे पता लग गया कि भी जहाँ कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, कहीं पर डार्क फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, तो कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी? हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए बीच में कुछ ये
अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है ना, तो अब इनकी विड्थ देखनी है हमने, ठीक है, और विड्थ भी देखनी है और पोजीशन भी देखनी है। ये सेंटर है, ठीक है, अब सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन है एन डी लैम्डा बाय डी, एन डी लैम्डा बाय डी। और डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन है 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। डी स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ठीक है। फ्रिंज विड्थ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे यहां पर एन की वैल्यू को 2 पुट करो, जहां पर आपकी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2d लैम्डा बाय डी, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें अगर एन की वैल्यू को 1 पुट करते हो, तो ये आता है आपके पास में d लैम्डा बाय डी। तो इन इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये फ्रिंज विड्थ आ जाती है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, उसका ये फॉर्मूला है लैम्डा बाय डी, ठीक है, कि दो फ्रिंजेस के बीच में आपने एंगुलर सेपरेशन देखना है। जैसे ये एक डार्क है और ये अगली डार्क है, ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल देखना है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन का ये फॉर्मूला है लैम्डा बाय डी, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा बाय डी। ये याद रखना है कि ये कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, ये लैम्डा और डी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, अब है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये है कि पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि अगर दो स्लिट्स के बीच में हम तीसरी स्लिट इंट्रोड्यूस कर दें, तो अगर तीसरी स्लिट इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो देखिए जरा। अगर हम तीसरी स्लिट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दोनों स्लिट्स के बीच में जो कंट्रास्ट है वो एक पुअर कंट्रास्ट होगा। पुअर कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, लेकिन डार्क जो है वो परफेक्टली डार्क नहीं होगी। तो अगर मुझे ब्राइट और डार्क के बीच का जो कंट्रास्ट है, अभी देख के ही पता लग जाता था कि भाई यहाँ से ब्राइट शुरू हो रही है, यहाँ से डार्क शुरू हो रही है, लेकिन वो कंट्रास्ट जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा उसको में, क्योंकि आपने एक तीसरी स्लिट भी इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है आपने, इसको नोट करो। आगे ये है कि अगर ये सारा का सारा अपरेटस जो है, यंग डबल स्लिट का जो अपरेटस है, इसको हमने वाटर में डाल दिया या किसी भी मीडियम में डाल दिया, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ रिड्यूस हो जाएगी, बीटा डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, जैसे एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर वाटर का केस है, जैसे वाटर का हमको पता है कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो बीटा डिवाइडेड बाय 1.33 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो वन वन से तो बड़ी ही होगी ना, किसी भी मीडियम की। तो फिर ऑब्वियसली कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता जहां पर फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ रिड्यूस ही होनी है। अब फ्रिंज विड्थ देखने के लिए हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट, लेकिन वो सिंगल कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप ब्लू लाइट भी यूज कर सकते हो, रेड लाइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो पहले मैं रेड लाइट यूज कर रहा था, रेड एक ही कलर की लाइट यूज करनी है, व्हाइट लाइट नहीं यूज करनी, ठीक है। तो रेड लाइट यूज कर रहा था, मैंने रेड की जगह मैंने ब्लू लाइट यूज करने लग गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रेड की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, जैसे ये पैटर्न है ना, विब ग्योर वाला पैटर्न है। तो यहाँ से वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए लैम्डा जो है वो इंक्रीज करता है, तो रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा होगी, ठीक है। अब रेड की वेवलेंथ अगर ब्लू से ज्यादा होगी तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कई बार हमें एमसीक्यू में 3 कलर दिए होते हैं, और 3 कलर देकर वो हमसे ना चार उसने ऑप्शंस बना रखी होती हैं, ठीक है। चार ऑप्शंस बना रखी होती हैं, ये यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना था। अब चार ऑप्शंस उसने बना रखी होती हैं कि भाई बताओ भी कौन सा ऑप्शन सही है फ्रिंज विड्थ के लिए।
तो अब बस आपने यही याद रखना है कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए लैम्डा भी बढ़ता है, और फिर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैंने आपको बोला कि हम ना वाइट लाइट नहीं यूज करते, लेकिन अगर हमने वाइट लाइट यूज करी फिर क्या होगा? अगर आपने वाइट लाइट यूज करी है तो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो आपको वाइट दिखेगी। सेंट्रल जो फ्रिंज होती है, सेंटर वाली, वो आपको वाइट कलर की दिखेगी। लेकिन सेंटर फ्रिंज से अगर हम या ऊपर की तरफ जाओ या सेंट्रल फ्रिंज से नीचे की तरफ जो आओ, तो सबसे पहले आपको वायलेट फ्रिंज दिखेगी, फिर और सबसे दूर आपको रेड रेड फ्रिंज दिखेगी। ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले तो हम एक ही कलर की, जैसे अगर आप एक ही कलर की लाइट यूज कर रहे थे, जैसे मान लो आप रेड कलर की लाइट यूज करते हो, तो जो आपको ब्राइट फ्रिंज है वो आपको रेड कलर की दिखाई देती है। उसके बाद डार्क बैंड दिखाई देता है, यानी वहां पर अंधेरा दिखाई देता है, फिर रेड कलर की लाइट, फिर अंधेरा, फिर रेड कलर की लाइट, फिर अंधेरा। लेकिन अब क्योंकि व्हाइट लाइट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर लाइट, अब हर एक कलर की अपनी अलग वेवलेंथ है। तो अगर हर एक कलर की अपनी अलग वेवलेंथ है, तो हर एक कलर की फ्रिंज विड्थ भी अलग है। अब क्योंकि वॉयलेट कलर कलर की वेवलेंथ कम है, तो उसकी फ्रिंज विड्थ कम है। यानी कि वाइट जो सेंट्रल वाइट है, उससे सबसे पहले कौन दिखाई देना चाहिए? वही दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए जिसकी वेवलेंथ कम है, यानी कि वॉयलेट। और रेड फ्रिंज जो है वो फार्दर दिखेगी। लेकिन अब कुछ फ्रिंजेस के बाद फ्रिंज पैटर्न जो है वो वॉश्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सब जो अलग अलग कलर की फ्रिंज हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने लग जाएगी। कुछ ही आपको फ्रिंजेस जो हैं वो शुरू शुरू में दिखेंगी। ठीक है। अगर वाइट लाइट के बारे में पूछ रहा है तो ये जो मैंने लिखा है ये आपने लिखना है। ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। अब अगर हमने एक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है, अगर हमने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, एक स्लिट के रास्ते में स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी हमने। ठीक है। तो देखिए, जब तक कोई स्लैब नहीं थी, ऐसे ऐसे हमें ये फ्रिंज का ये जो फ्रिंजेस का पैटर्न दिख रहा था, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का अल्टरनेट पैटर्न। सेंट्रल फ्रिंज जो थी वो हमारी ब्राइट थी। अब ये देखिए, मैंने एक टी थिकनेस की, इसकी थिकनेस क्या है, टी थिकनेस की जो स्लैब है, वो हमने S1 स्लिट के रास्ते में इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये फ्रिंज पैटर्न जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा? फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड वेयर स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर ऊपर वाली स्लिट के रास्ते में स्लैब इंट्रोड्यूस करी है, तो जो फ्रिंज पैटर्न है ये भी कहाँ शिफ्ट होगा? ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखिए, जो जो चीज यहाँ पे थी, जो चीज यहाँ पे थी, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये जो ये जो चीज यहाँ पे थी, मतलब सेंट्रल वाली फ्रिंज ब्राइट थी, अब यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ गई है, ऊपर की तरफ आ गई है। ठीक है। अगर ये मैंने नीचे वाले स्लिट के रास्ते में रखा, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो यहाँ थी, ये वाली, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो ये जितना शिफ्ट आएगा उसका फॉर्मूला ये है, बीटा बाय लैम्डा n-1 multiplied by t, where t is the thickness of the slab and n is the refractive index of the slab। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हाँ जी। अगर स्लिट्स, दोनों स्लिट को हम पास में ले आए, दोनों दोनों स्लिट को पास में ले आए, तो जो स्लिट के बीच की जो सेपरेशन है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। अगर दोनों आपको आप पास में ले आए, तो आपने डी की वैल्यू रिड्यूस कर दी। अगर डी की वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो डी और बीटा जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डी की वैल्यू को आप कम करोगे तो बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर क्लोज लेके आओगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अगर डी की वैल्यू को ज्यादा करोगे तो फिर फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट भी नोट कर लो आप। अब सेवन्थ पॉइंट देखिए, अगर स्क्रीन को हम दूर लेके जाते हैं या पास लेके आते हैं,
तो फ्रिंज विड्थ जो है वो स्क्रीन, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, अगर आप पास में लेके आते हो तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूर लेकर जाते हो, अगर आप डी की वैल्यू को बढ़ाते हो तो फिर बीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये फ्रिंज विड्थ के साथ साथ ना कई बार हम हमारे से वो इंटेंसिटी के बारे में भी पूछता है, कि अगर हम स्क्रीन को पास ले आए, ठीक है, स्क्रीन को पास ले आए तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर स्क्रीन को पास ले आओगे आप, जैसे ये स्लिट्स है हमारी और ये स्क्रीन है, स्क्रीन पहले दूर थी, यहाँ थी स्क्रीन, अब मैं इसको इस पोजीशन की जगह इस पोजीशन पे लेके आता हूँ। अगर मैं पास लेके आऊंगा तो अब जो लाइट है वो पहले ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो रही थी, अब वो कम एरिया में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, अब ये देखिए, अब वो कह रहा है कि ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन रहे, बना रहे, ठीक है, काफी टाइम तक आप उसको देख सको, बढ़िया तरीके से देख सको, कंडीशन क्या है उसके लिए। देखो, ये S1 और S2 दो स्लिट्स होती हैं, ये स्क्रीन होती हैं, लेकिन हमने एक चीज करी थी कि ये जो S1 और S2 है ना, ये कोहेरेंट सोर्सेज है, और कोहेरेंट सोर्सेज तब होते हैं जब उनके पीछे का पेरेंट सोर्स एक हो। तो ये पीछे ही हमने पेरेंट सोर्स लगा रखा है। तो ये जो ये सोर्स है जिससे आने वाले वेव फ्रंट के कारण यहाँ पर S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स बन रहे हैं, उसकी जो विड्थ है उसको मैंने स्मॉल एस से डिनोट किया है। स्मॉल एस इज द विड्थ ऑफ द सोर्स। कैपिटल एस क्या है? कैपिटल एस है सोर्स और S1 S2 स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम प्लेन ऑफ द स्लिट्स, वो है कैपिटल एस। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी आपको पता ही है, वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट होती है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने याद करनी है कि एस बाय कैपिटल एफ दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो ये हमने ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, अगर कोई रह भी गया होगा तो अभी हमने कल का दिन और करना है इसको। ठीक है, तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, ये इस पर फिर से हम देखते हैं। डिफ्रैक्शन वाला पार्ट तो हमने कल करना है। ये आप ये वाले क्वेश्चन देख लेना, ये दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एग्जाम्पल 10.1, अब वो बोल रहा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। तो बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइजेस थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर। Atoms may be viewed as oscillator which take up the frequency of the external agency, causing forced oscillation. The frequency of light emitted by the charge oscillator equal to its frequency of oscillation. तो देखिए, वो बेसिकली कह क्या रहा है कि लाइट आई, ठीक है, अब लाइट आई है, और लाइट जब भी आती है किसी मीडियम में, तो जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है, मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि वो एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर, मतलब वो मैटर जो है वो जिन भी एटम से मिलकर बना होता है, तो वो एटम ना ऑसिलेट करने लग जाते हैं। एटम क्या करने लग जाते हैं? अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लग जाते हैं? ऑसिलेट। ठीक है, ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करने लग जाते हैं। और जब वो ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये एटम ने ऑसिलेट किया, ऑसिलेट करने के बाद जब इसने जो लाइट एमिट करी उसकी वही फ्रीक्वेंसी थी
जिस फ्रीक्वेंसी ने इसको एक्साइट किया था, जिस फ्रीक्वेंसी ने इसको ऑसिलेशन पे लगाया था, जब ये लाइट एमिट करेगा तो उसकी वही फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट गिरी थी तो उस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। इसने वो लाइट की फ्रीक्वेंसी ने इसको क्या करा, इस पर फोर्स ऑसिलेशन करी, और जब ये ऑसिलेट होकर जब इसने आगे लाइट भेजी तो उसकी वही फ्रीक्वेंसी थी जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो, थोड़ा थोड़ा इसको याद कर लो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस, डज द रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव? वो कह रहा है नो। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो लाइट वेव है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड जो है वो मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होता। ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने ये बोला कि भी मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होता यहाँ पे। मुझे वैसे थोड़ा सा मुझे पर्सनली डाउट है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा है हम उसी को याद कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है अगर वो लाइट जो है वो उसका कुछ पार्ट उसने मान लीजिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, तो अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, अगर उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक किया तो एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा। लेकिन हो सकता है, मान लेते हैं कि इन्होंने ये मान लिया है कि कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, कि सारा का सारा पार्ट रेयरर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है। ठीक है। और रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और फिर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो इसका आंसर नो है। तीसरा है, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट? तो इसमें इन्होंने बोला कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो वेव पिक्चर में हम इसको जब देखते हैं तो इंटेंसिटी को देखते हैं हम, कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम फोटोन पिक्चर में देखते हैं तो फोटोन में हम इंटेंसिटी को इस बात से डिटरमिन करते हैं कि कितने लाइट के कितने फोटॉन्स जो हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये भी आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। अब कल का जो दिन रहेगा हमारा, कल हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में डिफ्रैक्शन को समझेंगे और डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो आज जितना भी मैंने किया है इसको अच्छे से आप इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज को अ, मद्देनजर रखते हुए करवा रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा, क्योंकि फाइनल पेपर में फिजिक्स में बहुत कम इस बार हमारे पास टाइम है। तो ये आपके एक तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे।